नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन संविधान की आज पहली क्लास चालू कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था संविधान में, वो संविधान नहीं था, वो राजनीति विज्ञान था, जो कहीं ना कहीं संविधान से ही जुड़ा हुआ पार्ट था। लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के स्रोत, संविधान के आर्टिकल, संविधान के भाग, ये सारी चीजें अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट ही आपको ये नहीं पढ़ाना चाहता कि भाई संविधान सभा आई, फिर संविधान सभा ने समितियां बनाई, फिर समितियों से संविधान का निर्माण हुआ। नहीं, कोई भी चीज बनने से पहले उसके पीछे का इतिहास जानना बहुत जरूरी है भाई, कि संविधान बनने की मांगे क्यों उठी, क्या कारण था। तो भाई सुन लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज जब बनती है, कोई भी चीज जब बनती है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, वही कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो संविधान बना कैसे, कैसे प्रक्रिया चालू हुई, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि भारत हमेशा से ही बाहरी आक्रांताओं से घिरा हुआ रहा है। किसी न किसी बाहरी आक्रमण का हम शिकार रहे हैं। जैसे कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसने बहुत लूटपाट करी। फिर महमूद गजनवी, जिसका आपने सब लोगों ने नाम सुना है, उसने भी काफ़ी लूटपाट करी, सोमनाथ के मंदिर वगैरह लूटे। फिर भाई गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल काल। उसके बाद भाई जो बचा कुचा रह गया, अंग्रेज लोगों ने लूट लिया भाई। तो अंग्रेजों ने अपने पे जो अत्याचार किए थे, जो उनकी कुव्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए थे। उन ब्रिटिश सरकार के अधिनियम से ही धीरे धीरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी। लेकिन भाई सबसे पहले अपन तो युद्ध पढ़ेंगे, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। चलिए भाई, तो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, संविधान बनने की प्रक्रिया में 1757 की भाई बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने वाले हैं, 1757 का, ठीक है कि नहीं। और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध पढ़ने वाले हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए, देखो भाई, जो प्लासी का युद्ध है 1757 क्यों हुआ? अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण जो राजा महाराजा थे, उन्होंने विरोध करना चालू किया। जब विरोध किया तो पहले तो उनको बुलाया, ठीक है कि नहीं। जब अंग्रेज अच्छे से स्थापित हो गए तो उन्हीं राजाओं की नाक में दम कर दिया, तो राजाओं ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। विरोध भाई, विरोध से क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया था? लड़ा गया था भाई ये 1757 में, 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ये किस किस के बीच लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है कि नहीं भाई। स्थान कहाँ था भाई? प्लासी का युद्ध था जो बंगाल में हुआ था। प्लासी कहाँ है? बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे। राजस्व पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि भाई वो आए ही व्यापार करने के लिए थे। तो इस बात का जब इसने विरोध किया, बहुत तगड़ी थी, 50,000 की सेना थी भाई। कितनी सेना थी? 50,000। और अंग्रेज थे मात्र 3,000। कैसे हारे? तो अंग्रेजों की हमेशा से ही आदत रही है, फूट डालो और शासन करो। इन्होंने क्या किया भाई, मीर जाफर नाम के व्यक्ति को, जो पहले तो सिराजुद्दौला के साथ था, इसने बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन अंग्रेजों के कहने पर भाई, हम तुझे अपना क्या कहते हैं, हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, तू टेंशन काय को लेता है। ये बातों में ले लिया भाई, और इसने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला के साथ भाई क्या कर दिया, दगा कर दिया, धोखा कर दिया। तो इसी धोखे के कारण भाई सिराजुद्दौला हारा गया और मारा गया भाई। ये जो मीर जाफर था ना, इसको नवाब बना दिया। लेकिन नवाब भाई, किसी के एहसान से जब कोई व्यक्ति किसी पद पर पहुंचता है तो उससे दवा तो रहता ही है भाई। ये केवल अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया, अंग्रेज जैसे चाहते वैसे इसको नचाते भाई। तो इस प्रकार बंगाल का जो प्लासी का युद्ध था, इसे सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार गया। हारने का कारण यह था भाई, इनमें सामंजस्य सही नहीं था, धोखाधड़ी हुई। और अंग्रेजों के जीतने का कारण क्या था भाई, उन पर अत्याधुनिक हथियार, तोपें, बंदूकें थी, और उनकी जो नीतियां थी वो बहुत शानदार थी। फूट डालो शासन करो की नीति से वो तुरंत एक राजा को अपने में मिला लिया करते थे और सामने वाले को हरा दिया करते थे, ये इनकी नीतियां थी। तो इस कारण से भाई बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, 1757 के प्लासी के युद्ध को हार गया था। अब भाई जैसे ही मीर जाफर जैसे तैसे अंग्रेजों की कठपुतली बनकर धीरे धीरे शासन करता रहा। लेकिन मीर जाफर का दामाद मीर कासिम जैसे ही बंगाल का नवाब बना, तो अंग्रेजों की नीतियों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। और उन्हीं नीतियों के कारण 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। जो किन किन के बीच में हुआ, चलो देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। ये कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, अंग्रेजों और मीर कासिम। भाई ये मीर जाफर का कौन है? दामाद, इनके बीच हुआ। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव पूरी तरह मजबूत हो गई। देखो 1757 में अंग्रेज
अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए, अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लग गया बंगाल में। और जैसे ही 1764 का युद्ध जीता उन्होंने, तो भाई बंगाल में पूरी तरीके से भाई किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का। किसका हो गया भाई? अंग्रेजों का। तो स्थान कहाँ था इस युद्ध का? बक्सर था, वर्तमान बिहार में है ये। गंगा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था भाई। इन देखो बेटा सर, इसमें जो मीर कासिम था ना, इसका 3 राजाओं ने साथ दिया था। किस किसने? एक तो खुद मीर कासिम ही था, दूसरा कौन था? शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था, फिर भी ये हार गए। वही कारण इस युद्ध में भी बेटा, इनकी जो सेना थी वो 40,000 के आसपास सेना थी, और जो अंग्रेज थे वो मात्र कितने थे? 7,000। फिर भी जीत गए। मैंने आपको बताया था कुशल नेतृत्व। इनका नेतृत्व कैसा था? ठीक है कि नहीं भाई? कुछ सेनापति डर के मारे भग गए, कुछ युद्ध छोड़कर भग गए, कुछ अंग्रेजों में जाके मिल गए। इस कारण से ये क्या है? हार गए। तो ये युद्ध भी हम हार गए थे, यानी भारत हार गया था इस युद्ध को अंग्रेजों से। ये तीनों ही शासक इसमें अलग अलग, ये मारे तो नहीं गए थे। मीर कासिम भाई बंगाल छोड़कर भाग गया। शुजाउद्दौला, एक संधि थी 1765 की, इलाहाबाद की संधि, उस इलाहाबाद की संधि से ये हटा दिया। और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था भाई, शाह आलम द्वितीय, इसको छोटा मोटा पद दे के अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया भाई। तो ये था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में भी हारने का यही कारण था, आपसी मतभेद और सामंजस्य सही नहीं था। अंग्रेज क्यों जीते? अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, बंदूकें और तोपों के माध्यम से। चलिए, अब ये जो युद्ध थे ना, ये जो युद्ध थे, ये भारत की आप बीती को बता रहे थे। किसको? जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में को व्यवस्था फैला के रखी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों को लूट रही थी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का पता जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लूटपाट ज्यादा मचा रही है, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण जमाने के लिए कुछ एक्ट आए, जिसमें सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भाई नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण या विनिमय। तो आप मुझे बताओ, इस टॉपिक का नाम ही क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो नियंत्रण एक्ट एक प्रकार से। कैसा एक्ट? एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ क्या करे? अपने अधिकार जमाए। इसी के लिए क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो भाई इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, केवल गवर्नर, उसको बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। अब सुन लो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो भाई कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भाई बंगाल का पहला गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल के। तो देखो, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो भाई जो पहला गवर्नर जनरल होगा वही अंतिम गवर्नर होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, तो यही गवर्नर होंगे भाई पहले। अच्छे से सुन लें ध्यान से। पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हो गया? वॉरेन हेस्टिंग हो गया। भाई मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी ना, वो किस में मिला दी गई? भाई ये बंगाल में मिला दी गई, और गवर्नर जनरल के क्या कर दिया? अधीन कर दिया। भ्रष्टाचार पर देखो, मैंने अभी बताया था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने से रोका गया। कि इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भाई 1774 में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी भाई। और ये किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 की गई थी 1764 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1773। इस देखो बेटा, इस सुप्रीम कोर्ट में चार कौन थे? न्यायाधीश थे, जिसमें एलिजा इम्पे, ठीक है नहीं, लिस्टर, चैम्बर और हाइड, 4 थे। लेकिन जरूरत नहीं है हमें याद करने की, ठीक है? अपने लिए इतना ज्यादा डीपली नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और देखो बेटा सर, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन भी इसके माध्यम से किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया भाई? लाया गया था अंग्रेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की कुनीतियों के कारण, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के कारण ब्रिटिश सरकार इसको लेकर आई थी। अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप भारत की सत्ता में चालू हो गया। तो चलिए, इसमें कुछ कमियां रह गई, इन कमियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार एक और एक्ट लेके आई, जिसका नाम था भाई, इसका अच्छा चलो पहले महत्व समझ लेते हैं। 1773 के एक्ट के महत्व क्या है भाई? भारत में ब्रिटिश सरकार की नियंत्रण प्रणाली शुरू हो गई, जो मैंने आपको बता दिया था भाई। सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रिटिश संसद का पहला सीधा हस्तक्षेप, सीधी बात है, ब्रिटिश का पहला हस्तक्षेप चालू हो गया इसी एक्ट के माध्यम से। और भारत के प्रशासन में केंद्रीकरण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, भारत के प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये केंद्रीकरण क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। जब सत्ता अलग अलग जगह से किसी एक जगह पर आके रुक जाए, उसी को बोलते हैं केंद्रीकरण। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इसी एक्ट के माध्यम से बंबई और मद्रास प्रांत को, बंबई और मद्रास
बंबई और मद्रास को कहाँ मिला लिया गया था भाई? बंगाल में। तो सुनना बेटा ध्यान से, बंबई की सत्ता और मद्रास की सत्ता कहाँ जाके इकट्ठी हो गई? बंगाल में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां अलग अलग जगह की सत्ता किसी एक ही जगह पर नियंत्रण हो जाए उसी को बोलते हैं अपन केंद्रीकरण। क्या बोल, चलिए अब आते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। भाई बहुत आसान है, याद करना इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, लेकिन क्रम से सिस्टमेटिक तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात करूं पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया, तो आपका पहला ही पॉइंट होना चाहिए क्या? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कुछ कमियां रह गई थी, पूरी तरीके से कमियां खत्म नहीं हो पाई थी, उसको खत्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो ये कौन लेके आया था? देखो नाम से ही पता चल रहा है। तो भाई पिट्स यानी विलियम पिट्स, कौन लेके आए थे? विलियम पिट्स। विलियम पिट्स थे जो ब्रिटेन के उसी समय के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा है, वही इसको लेके आए थे। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण हो गया भाई। अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का अच्छे तरीके से नियंत्रण स्थापित हो गया किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। देखो बेटा, इसमें दो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो कंट्रोल कौन कर रहा था? राजनीतिक मामले, तो ब्रिटिश सरकार। तो इस पर राजनीतिक जो मामले थे, राजनीतिक मामले, तो राजनीतिक मामले किसके अधीन थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर, इसमें व्यापारिक मामले थे जो थोड़े बहुत कंपनी को दे दिए गए थे भाई। तो अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इन दो बोर्डों के माध्यम से हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी और बीओडी की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बीओसी और बीओडी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। भाई दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू हो गई इसमें। अब देखो दोहरी व्यवस्था ये क्या होता है भाई? ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है? दोहरी सरकार व्यवस्था क्या होती है? सुन लो बेटा इधर, दोहरी सरकार व्यवस्था ये होती है जब एक ही सत्ता को दो लोग चला रहे हो। जब ऐसे समझो, आपको मैं ऐसे समझाता हूं, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये पहली बार लाया गया था। कौन सी? दोहरी सरकार नीति। कैसे? इसमें क्या था देखो, गवर्नर जनरल जो गवर्नर था बंगाल का, जो गवर्नर पहले गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया, जो कर वसूली थी वो तो खुद करता था, और केवल उस बंगाल का जो नवाब था उसको केवल चेहरा दिखाने के लिए बना दिया कि भाई ये प्रशासन देखेगा और कर कौन वसूलेगा? हम। तो जब एक ही सत्ता को दो लोग चला रहे हैं उसको बोलते हैं दोहरी सरकार व्यवस्था। क्या बोलते हैं? दोहरी सरकार व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो भाई इसके द्वारा ड्यूअल गवर्नमेंट आई थी। यहाँ कैसे सर? यहाँ ऐसे कि कहने को तो कंपनी थी, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ थी? ब्रिटिश सरकार के हाथ। किसके हाथ थी भाई? ब्रिटिश सरकार के हाथ। इसी के माध्यम से लंदन में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? बोर्ड ऑफ बीओसी और बीओडी की स्थापना। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और दोहरी सरकार की व्यवस्था इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। चलिए इसके महत्व क्या है? भारत में दोहरे शासन की नींव अभी बताया था, भारत में दोहरा शासन लग गया। कौन सा लग गया भाई? दोहरा शासन। चलिए तो भाई आज अपन ने केवल चार चीजें जानी, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था भाई? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1773 के एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। इसी के माध्यम से कंपनी के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई थी भाई। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तहत ही केंद्रीकरण की नींव भारत में रखी गई। तो इसी के साथ भाई अपन इसको विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपको संविधान बनने की प्रक्रिया आगे कैसे चालू हुई, इसमें अपन चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।